जैसा कि कोरोना महामारी के चलते हुए देश में, हमारे राज्य में अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो विद्यालय में अध्यापन का कार्य नहीं होने के कारण ताकि बच्चे अपने अध्ययन का कार्य अपने घरों में ही सुचारू रूप से गतिशील रख सकें, इस उद्देश्य से मैं कक्षा 10 के लिए आज यह एक वीडियो बना रहा हूँ। कक्षा 10 का और सभी से अनुरोध है कि सरकारी गाइडलाइंस का प्रयोग करते हुए घर में रहें और अपने अध्ययन की गतिशीलता को बनाए रखें। कक्षा 10 का जो पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। संख्याओं के बारे में हमने कक्षा 6, 7, 8 से ही अध्ययन किया है, विभिन्न प्रकार की संख्याएं जो होती हैं, और कक्षा 9 में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। जो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह क्या होगा, यदि हर किसी भी भिन्न का हर 0 हो जाए तो वह अपरिभाषित मानी जाती है। उदाहरण हो गए जैसे हमारे सभी पूर्णांक हो गए या भिन्न संख्याएं होगी, ये सभी परिमेय संख्या होती हैं। अब जो परिमेय संख्या होती हैं उनके जो दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या होता है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। दो प्रकार का दशमलव प्रसार इन संख्याओं का होता है। शांत दशमलव प्रसार जैसे कि यदि हमने जैसे 36 में भागा दिया 100 से, तो हमारे पास आ गया 0.36, या हम भाग दे रहे हैं 2 में भाग दे रहे हैं 5 से, तो ये आ रहा है 0.4। यानी कि जब विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल 0 प्राप्त हमें हो जाता है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अनवसानी आवर्ती क्या है? अनवसानी मतलब होता है कि कभी समाप्त न होना। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति होना, अंकों का बार बार आना, या अंकों के क्रम का बार बार आना, या अंकों का बार बार आना। जैसे माना हम 10 में भाग दे रहे हैं 3 से, तो हमको क्या प्राप्त होगा? 3.333। 3 अंक जो 3 है इसकी बार बार पुनरावृत्ति होते जाएगी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3.3 के ऊपर बार। ऐसे ही माना मैं भाग दे रहा हूँ 2 में भाग दे रहा हूँ 11 से, तो हमको प्राप्त क्या होगा? 0.1818 इसी क्रम से, यानी कि 1 और 8 इन दो अंकों की एक निश्चित क्रम के अनुसार पुनरावृत्ति होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर से बार। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का क्या होता है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है। दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको P/Q रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है अनवसानी। अनवसानी मतलब आगे को चलते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। अनावर्ती मतलब जो संख्याएं हैं उनके क्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी एक निश्चित क्रम के हिसाब से। इस प्रकार जैसे माना किसी में कोई संख्या से, जैसे हमारा पाई है, पाई बराबर कितना होता है? 3.1, 3.14, ऐसे आगे को अंक आते रहते हैं, और उन अंकों का एक निश्चित क्रम भी नहीं होता है। ये मैंने 9th में भी बताया था। पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। 22/7 जो है इसका लगभग मान माना जाता है। कभी भी हम क्या करें, किसी भी वृत्त के परिधि की जो लंबाई है उसमें उसके व्यास की लंबाई से भाग दें तो उस अनुपात का मान लगभग इतना आता है। जैसे माना मैंने कहीं पर आ रहा है हमारा 2.14889 इस टाइप से अंक एक निश्चित क्रम से नहीं आ रहे हैं, और परंतु आगे को आते जा रहे हैं। इस टाइप के दशमलव प्रसार को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण पाई हो गया, और वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं √3, √5, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण होते हैं। ये चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी। अब इन्हीं का संग्रह, परिमेय और अपरिमेय का संग्रह जो है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो हो गया वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब
अगला जो हमारा मेन टॉपिक है कक्षा 10 में वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना। दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए आता है। इसको समझने से पहले हम दोबारा से कक्षा 6, 7, 8 की पुनरावृत्ति करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है पहले ये समझना ज़रूरी है। जैसे माना मैं भाग दे रहा हूँ, 3 से भाग दिया मैंने 16 में, तो कैसे देंगे अब? 3 से भाग देते हैं 16 में, 3 पंजे 15, घटा के बचा हमारे पास 1। अब यहाँ पर हमें कुछ पद समझने की ज़रूरत है। कुछ क्या क्या होते हैं, जैसे कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं वह कहलाता है भाज्य, यानी कि 16 जो है हमारा भाज्य है। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। ये हमारा क्या हो गया? 3 भाजक हो गया। जितने बार यहाँ पर भाग गया, जैसे यहाँ पर 5 बार गया है, तो ये हमारा हो जाएगा भागफल। और जो लास्ट में बचा उसको हम कहते हैं शेषफल। अब इनमें संबंध क्या होता है, जैसे हम देखते हैं 3 पंचे 15, 3 से 5 को गुणा करा, 3 गुणा 5 धन 1, कितना आ गया इसका मान? 3 पंचे 15 धन 1 बराबर 16, यानी कि किसके बराबर? भाज्य के बराबर। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? भाज्य जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ इधर को, भाज्य जो है किसके बराबर है? 3, यानी कि भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यदि पर माना मैं भाज्य को दिखाता हूँ A से, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से, तो हमको संबंध क्या प्राप्त हो रहा है? A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य भाजक भागफल में ये संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब जो यूक्लिड थे उन्होंने भी कोई नई बात नहीं कही, यही बात कही। क्या कहा उन्होंने? यदि 2 धनात्मक पूर्णांक हों, यूक्लिड कहते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक, माना हमको हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या हैं? A और B है माना। अब उनमें से कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही और एक छोटा होगा, माना A बड़ा है B से। ये दिए रहने पर क्या होता है, जब हमें 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हों A और B, तो उनके दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R विद्यमान होंगी। वो कह रहे हैं कि यदि हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक A और B हैं, जिसमें A बड़ा है B से, तो हमारे पास 2 संख्याएं और होंगी। वो किस प्रकार की होंगी? ताकि A और B में क्या संबंध होगा? A बराबर होगा BQ प्लस R, इस टाइप का हमें संबंध प्राप्त होगा। ये कहते हैं हमारे यूक्लिड। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो कहीं कहीं पर हमको एल्गोरिथम लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पर प्रमेय। देख लेते हैं इनमें क्या वो होता है। प्रमेय या प्रमेयिका जो होती है, ऐसा कथन जो सिद्ध किया जा चुका है, जो पहले ही सिद्ध किया जा चुका है, और इसका उपयोग हम गणित के अन्य परिणामों को या कोई बड़े बड़े परिणामों को सिद्ध करने के लिए एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पाइथागोरस ने कहा था कर्ण का वर्ग लंब जो होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसे ही यूक्लिड ने ये चीज़ कही। और एल्गोरिथम क्या होता है? एक हो हमारा प्रमेय, प्रमेय का दूसरा हो एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों से हमें गुजरना पड़ता है। जब समस्या के समाधान हेतु विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करके लिखा जाए तो यह एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब कोई भी चाहे
गणितीय समस्या हो या कोई और समस्या हो तो उनको एक क्रमबद्ध तरीके से हल करना, वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे माना हम दाल बना रहे हैं तो उसके लिए हमको पहले प्याज काटना पड़ेगा, टमाटर काटना पड़ेगा। गैस में कुकर रखा, तेल गरम करके प्याज टमाटर खौला, मसाले डाले, दाल डाला, पानी डाला, तो एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो तभी वो दाल अच्छी बन पाएगी। यदि इनका क्रम आगे पीछे कर दें तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि समस्याओं के समाधान हेतु क्रमबद्ध चरणों का प्रयोग करना एल्गोरिथम कहलाता है। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे निकाला जाता है। माना हमारे पास दो संख्याएं हैं, कोई भी दो ले लेते हैं। ले लिया हमने, एक 15 ले लिया और एक ले लिया 100। इन दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रहे हैं तो विभाजन करेंगे छोटी संख्या से, किसमें? बड़ी वाली संख्या में। 15 छोटा है, 100 बड़ा है। कितने बार जाएगा? 15 छक्का 90। बचा कितना हमारे पास? घटा के कितना बच रहा है? हमारे पास बच गया कितना? 10। ये तो वही अभी हमने भाज्य भाजक भागफल में संबंध या ये यूक्लिड विभाजन का संबंध देखें। ए यानी कि बड़ी संख्या किसके बराबर होगी? BQ धन R के बराबर। तो हम 15 और 100 में 100 को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखें, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 100 बराबर 15 गुणा 6 धन 10, है ना। 15 छक्का 90, 90 में 10 जोड़ा 100, मिल गया हमको। ठीक हो गया। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर शेषफल 10 मिला, तो फिर हम इस 10 को बना देंगे भाजक और 15 को बनाएंगे भाज्य। यानी कि 10 से भाग देंगे इस 15 में। कितने बार गया? 10 एकम 10, घटा के शेषफल बचा 5। तो अब यहाँ पर हम देखें, यदि 10 व 15 में देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो रहा है हमारे पास? 15 के बराबर क्या है? यानी कि बड़ी संख्या 15 है। 15 बराबर 10 गुणा 1 धन जो शेषफल है 5, ऐसे लिख सकते हैं। इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि बार बार इसी हिसाब से विभाजन की प्रक्रिया करते हैं। और कब तक? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे? अभी 5 बन जाएगा हमारा क्या भाजक? 5 से भाग देंगे किस में? 10 से। पहले हमने क्या करा था? 10 से दिया था 15 में, 5 से देंगे 10 में। 10 में कितने बार गया? 2 बार। 5 दूना 10। शेषफल कितना आ गया? 5 से 10 में भाग गया, 5 दूना 10। शेषफल आ गया हमारा 0। यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा शेषफल 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यदि हम 5 व 10 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं, क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं हम? क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यानी कि 10 बराबर या A बराबर BQ प्लस R के हिसाब से ये 10 बराबर हो गया हमारा 5 गुणा 2 धन 0। तो इस तरह से जब हमको यहाँ पर शेषफल 0 मिल गया तो यहाँ पर हमको HCF प्राप्त हो जाएगा। HCF हमारा कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जब हमें शेषफल प्राप्त 0 हो रहा है उस स्थिति में जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF। गलती क्या होती है वो पेपरों में जो बच्चे गलती करते हैं, शेषफल 0 लाने तक ये विभाजन की प्रक्रिया कर देते हैं और लास्ट में उनको अंदाज़ा नहीं आता, वो HCF यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ये चीज़ हमने ध्यान रखना है कि अंत में जिससे भाग देने पर 0 आ रहा है, यानी कि जो भाग दे के 0 बना रहा है वही हमारा क्या बन रहा है? हीरो बन रहा है। हीरो मतलब HCF, H से हीरो, H से HCF। ये जिसने बनाया 0 वही बन गया हीरो। तो हमारा हीरो बन गया 5 का। किसका हीरो बना? 15 व 100 का क्या बनाए? HCF। यानी कि जो है 15 और 100 का HCF हमको क्या प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। ये तो हो गया दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालते हैं।
पेपरों में कभी कभी 3 संख्याओं का HCF निकालो भी आ सकता है। 3 संख्याओं का HCF निकालना माना हमने निकालना है 15 था, 100 था और 120 था। ये इन तीनों का माना हमने HCF निकालना होता है। तो क्या करते, कोई भी 2 संख्याओं का HCF निकाल लेते। जैसे इसका हमारा कितना आया था 5। फिर उस संख्या का अगली संख्या के साथ पहली संख्या इसको मान लेंगे, दूसरी इसको, वही विभाजन की प्रक्रिया लगाएंगे। जो HCF आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इन तीनों संख्याओं का HCF। धन्यवाद।